बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं जिस पे बहुत सारे काश्तकार अक्सर बहुत सारे ग्रुप्स में सवाल जवाब करते नज़र आते हैं और बहुत परेशान नज़र आते हैं कि हमें डीएपी इस्तेमाल करनी चाहिए या एमएपी इस्तेमाल करनी चाहिए। क्या डीएपी ज़मीन को ख़राब करती है, क्या इससे ज़मीन की पीएच बढ़ती है, और एक और भी कंसेप्ट होता है कि ये ज़मीन को सख्त करती है। ये जनाब ये असासी खाद है और जो तेज़ाबी ज़मीनें होती हैं उनके लिए है, और इससे जो ज़मीन की पीएच बढ़ती है और ज़मीन ख़राब होती है। इस तरह के बहुत सारे सवाल जवाब अक्सर काश्तकार करते रहते हैं। तो इसमें मैं कुछ अर्ज़ कर दूं, जो एमएपी है और डीएपी इनमें बुनियादी फ़र्क थोड़ा सा है। और एमएपी में नाइट्रोजन जो है वो कम है, उसमें फास्फोरस ज़्यादा है। 50 से 52% के करीब, 52% के करीब उसमें फास्फोरस है और 10 से 12% उसमें नाइट्रोजन होती है। अच्छा, नाइट्रोजन जो है वो अमोनियम शक्ल में है, और इसी तरह डीएपी में अमोनियम के डबल आयन है, डाई अमोनियम है उसमें। बाकी फार्मूला यानी दोनों में फास्फोरस और नाइट्रोजन है। तो फ़र्क क्या हुआ कि डीएपी में नाइट्रोजन का एक मालिक्यूल अमोनियम की शक्ल में ज़्यादा है और इसीलिए उसमें नाइट्रोजन की मिकदार भी ज़्यादा है। अच्छा, अब जो पीएच का चर्चा है कि डीएपी की पीएच ज़्यादा होती है और सॉल्यूशन में ज़मीन में जब इस्तेमाल करते हैं तो जो सॉइल सॉल्यूशन बनता है उसमें उसकी पीएच ज़्यादा है। तो वो ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ़ जो इसमें नाइट्रोजन अमोनियम की शक्ल में ज़्यादा है उसी वजह से है, और इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। एक और भी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन करने की ज़रूरत है। एक तो उसकी अगर 7.5-8 तक पीएच है भी सही सॉल्यूशन की, तो वो टेम्परेरी है, और बाद में वो जब जो ही वो अमोनियम आयन ज़मीन से पानी के ज़रिए पौधा जड़ों में वो जज़ब करता है, तो साथ में ही जड़ों से पौधे को 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करने पड़ते हैं, ख़ारिज करने पड़ते हैं ज़मीन में वापस। सॉइल सॉल्यूशन में वो ज़मीन में वापस उसको ख़ारिज करता है। तो जब 2 अमोनियम जो हाइड्रोजन आयन 2 वापस आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वो पीएच जो पीएच का चक्कर है वो उसको ज़ाहिर है वो रिएक्शन फिर इसीलिए कहते हैं कि जो बाद का रिएक्शन है वो तेज़ाबी है, डीएपी का भी। ठीक है। और एक तो इस तरह से तेज़ाबी हाइड्रोजन आयन ज़मीन में आते हैं, और दूसरा ये है कि जब अमोनियम की ऑक्सीडेशन होती है तो उस टाइम भी साथ में हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होते हैं। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है कि डीएपी ज़मीन को ख़राब कर देगी, उसको पत्थर बना देगी, उसकी पीएच को बढ़ा देगी। ऐसा कोई सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फ़र्क है जो साइंटिफिक के जो डीएपी है उसमें जो फास्फोरस की शक्ल है वो सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट में है, HPO4 में, और जो एमएपी है मोनोअमोनियम फास्फेट उसमें फास्फोरस है जी प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट H2PO4। तो ये वो डिफरेंस है। और इसमें भी पौधा दोनों शक्लों में प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट जो कि एमएपी में है उसको भी जज़ब करता है, और सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट HPO4 उसको भी जज़ब करता है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी पौधा जो है प्रेफरेंस देता है उसको एमएपी वाली जो फास्फोरस है उसको। हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि एमएपी में यानी उसमें बेहतर समझा जाता है, प्लस पॉइंट है। वरना बाकी किसी भी लिहाज से इनमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, डीएपी का भी रिएक्शन बाद में वो मैंने बता दिया कि वो भी एस्टिक है, और अगर असासी उसमें है भी सही तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो अमोनियम जो है वो बेसिकली ख़ुद वो असास है
ये बात हमारे काश्तकारों को तो नहीं पता, और हमारे बहुत सारे जो टेक्निकल लोग हैं उनको भी वो इसी वजह से उनको ये तो पता है कि अमोनियम असास है, लेकिन वो फिर मिसकंसेप्ट हो जाता है कि जो डीएपी है उसकी पीएच ज़्यादा है, लेकिन असूलन और साइंटिफिकली उसकी पीएच जो ज़्यादा है वो इसी वजह से है क्योंकि उसमें अमोनियम डबल है एमएपी की निस्बत, और अमोनियम जो है वही असास है और उसी वजह से उसकी पीएच ज़्यादा है। और अमोनियम को पौधे ने जज़ब करना है, और जब पौधे ने जज़ब करना है जड़ों के ज़रिए, तो वहाँ से वो जड़ों के ज़रिए से हाइड्रोजन आयन जो कि तेज़ाब होता है उसको ज़मीन में वो वापस ख़ारिज करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने पौधे को एक सलाहियत दी है कि वो अपने अंदर जो चार्ज हैं उनको बैलेंस रखता है। ठीक है, जो चार्ज हैं उनको अब जो अमोनियम है वो असास भी है लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, तो जितने पॉजिटिव चार्ज पौधा अंदर लेके जाएगा उतने बाहर निकालेगा। अब डीएपी में चूँकि अमोनियम आयन भी डबल हैं तो इसीलिए वो हाइड्रोजन आयन भी डबल रिलीज़ करेगा, और यानी जितनी मिकदार में अमोनियम आयन अंदर जाएंगे उतनी मिकदार में हाइड्रोजन आयन भी बाहर आएंगे। एक तो यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी थी। जो मेन डिफरेंस जिसकी वजह से एमएपी थोड़ी सी बेहतर बनती है डीएपी से, वो भी मैंने अर्ज़ कर दी, क्योंकि उसमें प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट है। और एक और एमएपी में प्लस पॉइंट है कि वो आसानी से हल हो जाती है, ये दूसरा प्लस पॉइंट है। डीएपी को अगर फर्टिगेट करना हो तो उसको फिर तेज़ाब में उसको अगर पानी के साथ अगर लगाना हो तो तेज़ाब में उसको हल करना पड़ता है, वो थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम लगता है। मुश्किल तो नहीं है, खैर टाइम लगता है और टाइम टेकिंग तो है वो। अच्छा, ये बुनियादी फ़र्क हमने समझ लिया, तो असल में जो चीज़ समझने वाली है वो इससे भी अगली चीज़ है कि फास्फोरस को लोग या जो महकमा ज़राअत भी कहता है कि बिजाई के वक़्त 2 बोरियाँ डीएपी या 1.5 बोरी या 1 बोरी डीएपी इस्तेमाल करें, तो वो सारी फसलों के लिए नहीं है। वो असल में ये बिजाई के टाइम फास्फोरस को देना, ये एक मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है, और इसमें कुछ साइंटिफिक बेस रीज़न भी है, मैं लॉजिक भी दूंगा। ये बिजाई के वक़्त डीएपी हो या एमएपी हो, जो भी हो, फास्फोरस को बिजाई के टाइम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक ये है कि हमारी ज़मीन, जो हमारी पाकिस्तान की ज़मीनें हैं, ख़ासकर जो पंजाब में अगर देखें, सिंध का बाकी का मुझे डेटा नहीं पता ज़्यादा, लेकिन पंजाब में क्या है कि पीएच हमारी तकरीबन 7-8 के दरमियान, और कहीं पे 9 तक भी पहुंचती है। ठीक है, और शायद कहीं पे जहाँ पे बाड़ा वाली हैं, जहाँ पे कप्पर है, वहाँ पे शायद 9 से भी ज़्यादा भी होगी। अच्छा, इस तरह की जो पीएच है ये असासी पीएच है, और इसमें असासी अब क्यों है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे ज़्यादा है, 3% तो मिनिमम है ना, मिनिमम 3% है, 15% तक जाता है, कोई कहीं पे इससे ज़्यादा भी होगा ज़मीनों में। अच्छा, अब होता क्या है, पीएच ज़्यादा है, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा है, और इस वजह से जो फास्फोरस है वो ज़्यादा पीएच वाली ज़मीनों में वो फिक्स होती है, वो कैल्शियम के साथ रिएक्शन करती है। फिक्स होने का मतलब क्या है कि वो ज़मीन में ऐसे नमकियात, ऐसे मरकबात बनाती है जो कि आसानी के साथ सालुबल नहीं होते। ठीक है, उनको कहते हैं इनसालुबल, यानी पानी में आसानी के साथ हाल पजीर वो नहीं होते। अच्छा, तो अब जब भी हम फास्फोरस इस्तेमाल करते हैं डीएपी की शक्ल में, एमएपी की शक्ल में, फास्फोरिक एसिड की शक्ल में, किसी भी शक्ल में, तो क्या होता है कि फास्फोरस एक उसका टाइम पीरियड है, वो चंद
सिर्फ चंद दिन और कुछ हफ्ते लगा लें, एक दो हफ्ते, वो कुछ सालोबल यानी हल पजीर रहती है, बल्कि हफ्तों से भी वो पहले कुछ दिनों की बात करें तो हल पजीर रहती है अगर ज़मीन के अंदर पानी नमी मौजूद है। अच्छा, वो हल पजीर रहेगी जिसे हम कह सकते हैं यानी वो प्राइमरी आर्दोफास्फेट और सेकेंडरी आर्दोफास्फेट जो फार्मूला हमने डिस्कस किया उस शक्ल में वो होगी, लेकिन वो ज़मीन के अंदर आते ही कैल्शियम के साथ रिएक्शन तो करेगी, लेकिन शुरू में वो सालुबल शक्ल में, हल पजीर शक्ल में रहेगी, कैल्शियम फास्फेट की शक्ल में भी वो हल पजीर होती है। लेकिन जब उसे टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम फास्फोरस को मिलता है रिएक्शन के लिए ज़मीन में, तो वो कैल्शियम फास्फेट की बजाय फिर दूसरे मरकबात, कैल्शियम के दूसरे मरकबात में वो कन्वर्ट होती है। जैसे डाई कैल्शियम फास्फेट है, ऑक्टा कैल्शियम फास्फेट है, फिर बाद में पेंटा कैल्शियम फास्फेट जिसे एपेटाइट भी कहते हैं, तो उनमें कन्वर्ट हो जाती है, तब्दील हो जाती है। अच्छा, ये अब ऐसे ही शक्लें हैं जो कि हल पजीरी से ना हल पजीरी यानी सालुबल से इनसालुबल यानी वो आसानी से हल नहीं होंगी, ये वो शक्लें हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो ऐसा केमिकल बनता जाएगा जो कि मुश्किल हल पजीरी में मुश्किलात या हल पजीरी में कमी करता जाएगा। अब मानो कैल्शियम फास्फेट वो हल पजीर है, सालुबल है, जो डाई कैल्शियम फास्फेट है वो भी वो कैल्शियम फास्फेट की निस्बत कम हल पजीर है। ऑक्टा कैल्शियम फास्फेट वो मज़ीद कम हल पजीर हो जाएगा। पेंटा कैल्शियम फास्फेट वो तो यानी बहुत मुश्किल से हल पजीर होता है। तो यह एक तरतीब है। अच्छा, इसमें अब मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि शुरू हमें बिजाई के टाइम नहीं डालनी चाहिए डीएपी फास्फोरस कोई भी, तो उसके पीछे लॉजिक यही है कि जब आप शुरू में इस्तेमाल कर देंगे तो 10-15 दिन जर्मिनेशन में तकरीबन हफ़्ता तो लग जाता है। अच्छा, हफ़्ता लगता है तो अल्लाह ताला ने तो बीज के अंदर खुराक रखी है पौधे की, वो तो हफ्ते बाद जर्मिनेट होगा, तो हफ़्ता फिर उसे खुराक बीज से ही मिलती रहेगी, तकरीबन हफ़्ता 10 दिन 4-5 दिन बाद दवा 15 दिन तक भी बीज से मिलती रहेगी। तो फास्फोरस तो इस्तेमाल होगी बाद में, लेकिन उतनी देर तक वो कम हल पजीर हो चुकी होती है, उसकी जो हल पजीरी है वो कम होने के चांसेस बढ़ चुके होते हैं। ठीक है, और ये वो वजह है जिसकी वजह से फास्फोरस की एफिशिएंसी, फास्फोरस खाद की एफिशिएंसी कम हो जाती है, यानी उसकी दस्तयाबी कम हो जाती है। और इसी वजह से कहते हैं कि फास्फोरस जो हम डीएपी इस्तेमाल करते हैं वो 90% वो ज़मीन में फ़िक्स हो जाती है, सिर्फ 10% लगती है। तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है जो मैंने अर्ज़ कर दी कि हमें पता नहीं है, हम काश्तकारों को पता नहीं है कि हम खुद फास्फोरस को ज़मीन में फ़िक्स होने का मौका देते हैं। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप शुरू में फास्फोरस इस्तेमाल ना करें बिजाई के टाइम, और इससे एक ये भी होगा कि ज़मीन के अंदर जब फास्फोरस आप नहीं इस्तेमाल करेंगे डीएपी, तो अल्लाह ताला ने पौधे को सलाहियत दी है कि वो फास्फोरस की तलाश में जड़ों को नीचे तक लेके जाएगा। ये भी रिसर्च है और अथेंटिक रिसर्च है। मार्श जो बहुत सारी किताबों में ये मैंने भी पढ़ा है, अथेंटिक डेटा है। अच्छा, तो उसके बाद क्या होगा? अब साथ में ये भी कहा जाता है कि डीएपी या फास्फोरस ने जड़ों को बढ़ाना है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे भाई, ज़मीन में फास्फोरस तो पहले पड़ी है ना, लेकिन वो फ़िक्स हालत में है, वो दस्तयाब हालत में नहीं है। तो वो पौधा अल्लाह ताला ने साथ पौधे को ये भी सलाहियत दी है कि वो जो फ़िक्स हालत में है उसको भी निकालने की कोशिश करता है। वो एक अलग प्रोसेस है, कैसे करता है वो कुछ एसिड, ऑर्गेनिक एसिड रिलीज़ करके और उसको हल पजीर करके। लेकिन ये भी साथ रिसर्च है कि अगर आप खाद नहीं देंगे शुरू में तो वो जड़ें नीचे जाएंगी, ये भी साथ में रिसर्च है।
और अगर बेड काश्त करेंगे तो और फ़ायदा होगा, ज़मीन नरम होगी तो जड़ें बहुत गहराई तक जाएंगी। तो ये टेक्नोलॉजी साथ साथ चल रही होती है। टेक्नोलॉजी भी खादों की जो अफादियत है उसको भी वो अफेक्ट कर रही होती है। अच्छा, तो अब हमें करना, हम बात ये कर रहे थे कि हमें करना क्या चाहिए कि फास्फोरस की दस्तियाबी को बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं। हम बिजाई के टाइम इस्तेमाल ना करें, जब पौधे की जर्मिनेशन हो जाए और कोई हमें जब उसका बीज जड़ों से अलहदा हो जाए और जड़ें नीचे जा चुकी होंगी तो बिजाई उगाव के तकरीबन कोई 10-15 दिन बाद जब हम पहला पानी लगाते हैं, असूल अब यहाँ पे ये समझ लें, जब उगाव के बाद हम पहला पानी लगाते हैं कोई उगाव के तकरीबन 10-15 दिन बाद, तो उस टाइम हमें फास्फोरस साथ में पानी के साथ देनी चाहिए। वो बहुत पुराना कंसेप्ट हो गया बिजाई वाला। तो हमें पहले पानी, ये यहाँ पे ये भी ज़रूरी याद रखना कि पहले पानी पे हमने फास्फोरस लाजमी देनी है। जैसे गंदम में पहला पानी हम लगाते हैं तो पहले पानी पे लाजमी उसको दें। मकई की जर्मिनेशन के बाद तकरीबन उसको 10-15 दिन बाद उसको दें। ठीक है, तो ये तरतीब है। जर्मिनेशन के 10-15 दिन बाद ही हमने देनी है उसको। और जो हमने जहाँ पे कोर का चक्कर हो तो कोर पे पहले पानी के साथ हमने देनी। तो इससे होगा क्या कि फास्फोरस को ज़मीन में रिएक्शन करने का, ज़मीन में फिक्स होने का टाइम कम मिलेगा। और फिर इसी तरह करते जाना है कि आपने अगर एक बार इस्तेमाल करनी है तो उसको स्प्लिट में, किस्तों में, जैसे हम यूरिया किस्तों में देते हैं तो उस तरह ही दें आप। अच्छा, उससे खाद दोनों की, यूरिया की भी यानी नाइट्रोजन की अफादियत, फास्फोरस की अफादियत बढ़ जाएगी। आपका ख़र्चा कम हो जाएगा। जहाँ पे आप 1.5 बोरी इस्तेमाल करते थे वहाँ पे अगर आप कोई 40 किलो, 35-40 किलो भी इस्तेमाल कर लेंगे तो उसका फ़ायदा फिर भी ज़्यादा होगा 1.5 बोरी से। और ये कुछ दोस्तों ने ये तजर्बात भी शेयर किए हैं हमारे साथ। तो बेसिक ये थी, ये बुनियादी वजूहात थी कि DAP बेहतर है या MAP बेहतर है। तो उसमें हमने सारी उस पर डिस्कशन कर ली। अब DAP का यहाँ पे सिर्फ एक ही मसला रह जाता है कि वो हल पजीरी उसकी कम है। तो उसको हल पजीर करने के लिए हमें फिर उसमें ना तेज़ाब की मदद लेनी पड़ेगी और तेज़ाब के साथ उसको वो हल पजीर करके ज़मीन के साथ। तो MAP जो है वो आसानी से हल पजीर हो जाती है। उसमें तेज़ाब की कम मिकदार चाहिए होगी और अगर वैसे भी वो हल हो जाती है अगर थोड़ी थोड़ी हम देंगे तो। अब कोई भी खाद अगर लें, MAP लें, DAP लें, TSP लें, नाइट्रोफास लें, कोई भी खाद लें, और असूलन तो आपको एक लाट में टेस्ट भी करवाना चाहिए कि आपको खाद सही मिली या नहीं, क्योंकि खादों की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं और आपको टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। बल्कि एक लैब से नहीं, 2-3 लैब से क्रॉस चेक भी करना चाहिए। ठीक है, FFC से करवा लें, गवर्नमेंट की जो लैब्स हैं उनसे भी करवा लें, क्रॉस चेक लाजमी करवाना चाहिए। सम टाइम ये है कि ह्यूमन एरर भी आती है, तो आपको मुतमिन अपनी साइड से मुतमिन होना चाहिए। उसके बाद टेक्नोलॉजी की बेहतर बनाते जाएं। टेक्नोलॉजी पे मैं अक्सर बात करता हूँ। आसिफ शरीफ साहब की टेक्नोलॉजी को देखें, उसको विज़िट करें, जाएं उनके पास, मिलें, मुलाकात करें। और वो तो बग़ैर खादों के वो फसलें उगाते हैं। तो मैं तकरीबन अक्सर ही उनका ज़िक्र करता हूँ कि बग़ैर खादों के, अब खादों के और स्प्रे के अगर ख़र्चे कम हो जाएँ तो काश्तकार की आमदन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और काश्तकार की खुशहाली इसी राज में है कि वो ख़र्चे कम करे, अखराजात को कम करे और उससे ख़ुद ब खुद वो उसकी आमदनी है वो बढ़ जाएगी। तो आज मैंने पहली दफ़ा तैयारी करके वीडियो बनाई है। पहले बहुत सारी वजूहात की बिना पे इनफॉर्मल वीडियोस थी, बग़ैर तैयारी की थी, बग़ैर एडिटिंग की थी। इसमें भी एडिटिंग तो नहीं होगी, लेकिन यह है कि एक आज पहली दफ़ा काम स्टार्ट कर दिया मैंने
और खादों पे इंशाल्लाह सारी खादों पे बारी बारी एक तरतीब के साथ हम डिस्कशन करते रहेंगे। तो जो भी और क्वेश्चन अगर किसी दोस्त का होगा तो वो कमेंट में हमें शेयर करे, तो हम इंशाल्लाह उसका फिर फर्दर उसको गेट बैक करेंगे, फीडबैक भी देंगे। तो उम्मीद है कि फास्फोरस की DAP MAP के लिहाज से क्वेश्चन कवर हो गए होंगे, और कोई अगर मिसिंग हुई तो हम उसका दूसरी वीडियो में उसको लेके जाएंगे, क्योंकि अभी वीडियो भी लंबी हो रही है। तो बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।